हेलो नमस्कार साथियों, मैं मयंक तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमारी जीएस स्पेशल की होगी। तो जीएस स्पेशल की अगर हम बात करें तो जीएस स्पेशल में क्या होगा, तो जीएस स्पेशल में हमारे पास जो भी सब्जेक्ट होंगे तो उन्हीं सब्जेक्टों को हम करेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करें तो जीएस में हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो जीएस में एक तो हमारी ज्योग्राफी होगी, ज्योग्राफी के साथ हमारी पॉलिटी होगी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ हमारा हिस्ट्री होगी और हिस्ट्री के साथ साथ फिर हम पढ़ेंगे अपनी इकोनॉमिक्स और इसके बाद हम अपना साइंस वाला पोर्शन देखेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे इन चारों सब्जेक्ट की, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है, इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे और जो इसके साथ साथ थ्योरी का पार्ट होगा, ज्योग्राफी में बात करेंगे जो मैपिंग वाला पार्ट होगा, तो सब चीज़ें हम उसी से करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चे का ये डाउट रहता है, सर ये बताइए कि ये जो हमारा कोर्स चलेगा जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम को ये कवर कर सकता है। तो देखो, जो बच्चे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो सीपीओ का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, कोई भी हो, इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा रेलवे का एग्ज़ाम देने वाला हो, रेलवे के साथ साथ अगर कोई बच्चा यूपी जो ग्रुप सी में वैकेंसी आती है, इसमें लेखपाल आ गया, लेखपाल के साथ साथ आपका पुलिस आ गया, है ना, तो कोई भी वैकेंसी आपकी हो, या फिर इसमें आपको कोई टीचिंग का एग्ज़ाम हो, या इसमें आपके कोई क्या हो, फिर आपका टीचिंग का एग्ज़ाम हो, तो दोनों में कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आप इसमें आराम से कवर कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये रही इसकी पूरे हमारे कोर्स की बात कि भाई इसमें आपका क्या क्या हम कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस आपको रोज़ाना पढ़ना है, 1 घंटे के लगभग हम क्लास लिया करेंगे। और अगर हम इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग हमें 50 से 55 घंटे चाहिए ज्योग्राफी को पूरे करने के लिए। तो इसमें हम अपना जो भूगोल होगा भूगोल पूरा करेंगे। तो मैं सबसे यही दरखास्त करना चाहूँगा, भाई नोट्स अपने आप साथ साथ बनाते हुए चले। हालांकि नोट्स हम आपको दे भी देंगे, लेकिन जो आप नोट्स खुद से बनाएंगे वो आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से तैयार होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला सब्जेक्ट, जिसका नाम है ज्योग्राफी। जिसका नाम क्या है, ज्योग्राफी, जिसको बोलते हैं भूगोल। पहले समझेंगे ज्योग्राफी में ये ज्योग्राफी शब्द बना कैसे। तो ज्योग्राफी शब्द बना है आपका जियो प्लस ग्राफिया, जियो प्लस ग्राफिया। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी। क्या मतलब होता है इसका, अर्थ। और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं वर्णन करना, वर्णन करना, वर्णन करना। तो हम ये कह सकते हैं पृथ्वी के वर्णन करने को, जो भी वस्तुएं ऐसी हैं जो पृथ्वी के वर्णन करने में सक्षम होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी भूगोल। क्या कहलाती हैं, भूगोल। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज द ज्योग्राफी। अब एक बात और समझेंगे कि ज्योग्राफी में हम जो डिस्क्रिप्शन करते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो अर्थ का जो डिस्क्रिप्शन हो सकता है बच्चे, पृथ्वी का जो डिस्क्रिप्शन हो सकता है, वर्णन हो सकता है, वो लगभग 3 तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से। पहला, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इंटीरियर पार्ट, यानी कि आंतरिक भाग। दूसरा क्या होगा, आउटर, यानी कि जिसको हम बोलेंगे क्या, बाह्य भाग। और तीसरा होगा जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो चारों ओर, पृथ्वी का जो चारों ओर का भाग होगा, पृथ्वी के चारों ओर का भाग, पृथ्वी के चारों ओर का भाग, जो सराउंडिंग्स होंगी। तो सराउंडिंग्स का जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें इन 3 चीज़ों को पढ़ने के बाद पता लगेगा कि ज्योग्राफी एक्चुअल में क्या है। तो इंटीरियर पार्ट है, आउटर पार्ट है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द जो अर्थ में आएगा हमारे पास पृथ्वी के चारों ओर का भाग। तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि ज्योग्राफी भाई होती क्या है। तो ज्योग्राफी जो है वो पृथ्वी के वर्णन करने के लिए जितनी भी हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। इसमें इंटीरियर पार्ट आपका आ जाता है, आउटर पार्ट आता है और सराउंडिंग पार्ट्स आ जाता है।
अब अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी हमारे पास दो तरीके से हम पढ़ेंगे। भूगोल को हम पढ़ेंगे दो तरीके से। पहला भाग हमारा होगा इंडियन ज्योग्राफी, पहला भाग होगा हमारा इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल, और दूसरा पार्ट होगा मेरे बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। तो ये दो भूगोल हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे अपनी किसकी, इंडियन ज्योग्राफी की, भारतीय भूगोल की। तो जो भारतीय भूगोल होगा इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आज हम अपने बर्ड सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम अपनी चीज़ों को चालू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे भारतीय भूगोल की, तो सबसे पहले आप देखोगे सर इसमें तो हम बात ही कर रहे हैं किसकी, इंडियन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन की। तो यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ों को बताएंगे वो सब इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो आओ हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसका पाठ्यक्रम हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि सर इसमें आप क्या पढ़ाएंगे, इसमें हम पढ़ाएंगे भारत का परिचय, भारत का परिचय। अब भारत के परिचय को थोड़ा सा अगर हम और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भारत के परिचय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो भारत की स्थिति है, जो लोकेशन है वो क्या है, मतलब भारत वर्ल्ड के मैप पर कहाँ पर स्थित है, यानी कि इसकी हम स्थिति के बारे में बात करेंगे। जब हमें भारत की स्थिति पता लग जाएगी तब हम बात करेंगे कि भारत की जो बाउंड्री है वो कहाँ कहाँ लगती है, किन किन कंट्री के साथ भारत की बाउंड्री लगती है, इसको बोलते हैं सीमा, हमारे पड़ोसी देश इसको हम बोले जा सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है भारत का कुछ देशों के साथ बाउंड्री को लेकर विवाद भी हो, डिस्प्यूट हो, जैसे हमारे पास चाइना है, अक्साई चीन को लेकर हमेशा विवाद रहता है। हमारे पास पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, विवाद रहता है। कच्छ का रण है, डिस्प्यूट रहता है। तो हम इसमें कुछ डिस्प्यूट्स भी पढ़ेंगे, डिस्प्यूट्स यानी कि कुछ अगर विवाद होंगे तो हम यहीं पर इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली हमारे भारत की लोकेशन को देखेंगे, उसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ कितनी कितनी लगती है, और बाउंड्री में भी हमारे पास दोनों आ जाएंगी, लैंड और वाटर। लैंड यानी कि स्थल भूमि, स्थल भूमि और जल भूमि, है ना, वाटर बाउंड्री, वाटर बाउंड्री, जल भूमि, तो दोनों चीज़ इसके अंदर आ जाएंगी। और इसके बाद हम देखेंगे जो भारत के डिस्प्यूट्स हैं वो कहाँ कहाँ होंगे, और इसी में हम जैसे हमारे पास अगर हम छोटी बात करें ना, मैंने बहुत छोटा सा वर्ड लिखा है लोकेशन, इसी पे हमें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा अपना ग्लोब। ग्लोब में भारत की स्थिति जैसे देखेंगे तो वहीं पर आपके जो अक्षांश हैं, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर हैं, तो वो सब चीज़ें यहीं पर आपकी आ जाएंगी। तो पहला टॉपिक हमारा होगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अगर हम बात करें अपने दूसरे टॉपिक की, तो हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। भारत का भौगोलिक क्षेत्र, तो फिजिकल रीजन के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जब हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा इस तरीके से भारत का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल रीजन हो जाएगा, तब हम सीधा चलेंगे अपने हिमालय पर्वत की तरफ, यानी कि हम चलेंगे माउंटेन्स की तरफ। हम पढ़ेंगे पूरे माउंटेन्स यानी कि पर्वत व पहाड़ियाँ, पर्वत और पहाड़ियाँ। जैसे हम पर्वत को पूरा करेंगे तो हम आ जाएंगे अपने जो भारत के प्लेन्स हैं, भारत के मैदानी भाग, जो हमारा तीसरा टॉपिक चौथा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैदानी भाग। तो हमने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर माउंटेन्स देखी, हमने यहाँ पर आपके मैदानी भाग देखे, तब हम चलेंगे अपने पठार की तरफ, इसको बोलते हैं प्लेट्यू, प्लेट्यू, भारत के पठार। अब बार बार भारत लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं। पठार के बाद हम चलेंगे साउथ इंडिया में, जहाँ पे हमारे पास कुछ आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स जिसको बोलते हैं द्वीप, है ना, जैसे अंडमान निकोबार है ना, और आपका लक्षद्वीप है, तो ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जैसे हमारे पास आइलैंड्स हो जाएंगे देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम। तो भारत में जो नदी प्रणाली है, नदियाँ आसान भाषा में बोलेंगे नदियाँ, तो नदियाँ पढ़ेंगे, और जैसे नदियाँ खत्म होंगी तो हम यहाँ पर आएंगे लेक्स यानी कि झीलें। और आपको पता है यहाँ से आपको स्टैटिक पार्ट भी मिल जाता है, ठीक है ना, ये पार्ट जब ज्योग्राफी का है तो लेक्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर झील पूरी होगी तब हम चलेंगे अपने
क्लाइमेट की तरफ। कहां पर चलेंगे? जलवायु की तरफ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहां पर क्लाइमेट यानी कि जलवायु। देखो जब तक हमारा सिलेबस डिस्कस नहीं होगा कि हमें पढ़ना क्या है, तब तक कोई पढ़ने का मजा नहीं है। मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में लाके बता दूं कि तो वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये बैच बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा करना है। और यकीन मानिए अगर आप पीसीएस का प्री एग्जाम भी देने जाओगे तो शायद आपको यहाँ से बेहद सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपने इसके बाद में आपको बीच बीच में बताता रहूँगा आपको क्या करना है, तो आप आराम से वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो भारत की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया जैसे ही हो जाएगी तो इसके बाद हम अपना आ जाएंगे मिट्टियों पर। किसके ऊपर आ जाएंगे? इसको हम एक टॉपिक को बना के लिखेंगे, सॉइल एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से बेहद ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एग्रीकल्चर यानी कि भारत की मिट्टी व कृषि। तो जैसे ही भारत की मिट्टी और कृषि को हम पूरा करेंगे तो इसके बाद हम अपना ले आएंगे वेजिटेशन। क्या ले आएंगे? वेजिटेशन। वेजिटेशन, वनस्पतियां बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? वनस्पतियां। और वनस्पतियां खत्म करने के बाद हम थोड़ा चलेंगे अपने ट्रांसपोर्ट की ओर। ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। और परिवहन में कुछ आपके स्टैटिक टॉपिक भी आ जाते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे आपका रोड, रेल, वाटर यानी कि जलीय, और इसके साथ साथ आपके आ जाएंगे क्या? एयर यानी कि वायु। तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा मामला किसका? ट्रांसपोर्ट का। तो और इसके बाद में बच्चा अगर समय मिलता है तो हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अपने सेंसस के बारे में। सेंसस यानी कि जनगणना। जनगणना तो मेरे हिसाब से जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट आता है, इसके बाहर हमारे इंडियन ज्योग्राफी में और कुछ आपके जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। और इसमें जैसे एक टॉपिक आप कह सकते हैं सर आपका मिनरल्स रह गया, तो हम जब पठार पढ़ेंगे तो इसी में हम पढ़ लेंगे मिनरल्स। और फिर भी अगर कुछ रह गया तो मुझे आप एक बार कमेंट में बता देंगे कि सर ये टॉपिक रह जाता है। वैसे मेरे हिसाब से आपका इतना ही रहने वाला है। और यहाँ पे आपके हो जाएंगे खनिज। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो लगभग हमारे 13 टॉपिक बन गए। तो 13 टॉपिक में हमें लगभग 30 लेक्चर चाहिए। 30 लेक्चर में हम अपना इंडियन ज्योग्राफी को ऐसा कर लेंगे कि आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और जितना भी सिलेबस है आपकी पहली कॉपी पर होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा चैप्टर खत्म करने के बाद आपको एक पीडीएफ क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर वाइज आपको दे दूं। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप में मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कॉम्पिटिशन है, और कॉम्पिटिशन की कभी भी कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती है। आपकी रेगुलरिटी और आपकी ईमानदारी आपका एग्जाम निकलवाती है, ठीक है। चलिए, तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने आज। ये हमारे सिलेबस की बात हो गई। तो अब हम जो भारत का भूगोल है, तो भारत के भूगोल में सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया है क्या। तो पहला टॉपिक हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की, और हम पहला हेडिंग लगा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। भारत का परिचय। और सबसे पहले भारत के परिचय में हम देखेंगे कि जो भारत का परिचय है कि इसकी लोकेशन कहां पर है। इसकी लोकेशन कहां पर है, तो हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पहले किसकी? लोकेशन की। तो आपको पता है पूरी दुनिया में स्थिति देखने के लिए, स्थिति को देखने के लिए एक वर्ड है, एक ग्लोब। आपने इसका नाम भी सुना होगा, ग्लोब, है ना। एक वर्ड क्या है आपका? ग्लोब। तो ग्लोब पर ही हम क्या करते हैं? हर चीज की स्थिति को देखते हैं। और एक बार थोड़ा सा ग्लोब को देख लेते हैं, सर ये क्या होता है ना। वैसे आप लोगों ने देख रखा होगा, लेकिन मेरा फिर भी काम रहेगा कि मैं आपको वक्त समय समय पर चीजों को अगर दिखा के पढ़ाऊंगा तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं ग्लोब की। किसकी? ग्लोब। तो ग्लोब की अगर बात करेंगे तो ग्लोब आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके का। ये आपका ग्लोब है। बात समझ में आई क्या? तो इसी ग्लोब के ऊपर आपको क्या करते हैं? आपको सब कुछ दिखाई देता है। ग्लोब के ऊपर आपको क्या दिखाई देता है? पूरी दुनिया दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इसी ग्लोब की बात कर रहे हैं। तो ग्लोब पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर जो ग्लोब है, ग्लोब होता क्या है? ग्लोब होता क्या है? कि आपने बता दिया सर ग्लोब तो आ गया, ठीक है। भाई ग्लोब पे तो बहुत सारे देशों की हमारे पास क्या है? स्थिति या लोकेशन आ जाती है, लेकिन ग्लोब होता क्या है? तो ग्लोब क्या होता है? इट इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। इट इज ए मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के प्रारूप को देखने के लिए हमने एक अपना क्या बनाया? स्केल बनाया। उसी स्केल को हमने क्या कहा? ग्लोब कहा। तो ग्लोब की अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहेगा, लिखेंगे इट इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ यह है पृथ्वी का एक प्रारूप है। एक
प्रारूप है। तो ग्लोब की डेफिनेशन ये होगी, इट इज ए मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी को दिखाने के लिए हम एक ग्लोब का प्रयोग करते हैं, तो ग्लोब क्या कहलाता है, एक मॉडल ऑफ अर्थ कहलाता है। दूसरी बात, जो ये ग्लोब का जो शब्द है, इसका, इस वर्ड को, इस शब्द को देने का सबसे पहले जो काम किया वो किसने किया। क्वेश्चन मेरा है कि जो ग्लोब शब्द है, इस दुनिया में जब ग्लोब आया तो इस ग्लोब को देने का सबसे पहले काम किसने किया, तो एक व्यक्ति था बेहम। क्या नाम था, बेहम। तो बेहम नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले ग्लोब वर्ड का प्रयोग किया, ठीक है ना। तो ग्लोब वर्ड का सबसे पहला प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, बेहम। तो बेहम नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले ग्लोब को बताया कि भाई ग्लोब इस तरह की एक वस्तु होती है। इतनी बात समझ में आई क्या। तो अब इस ग्लोब पे हम देखना चाहेंगे जो भारत है वो भारत किस तरीके से बनता है ना। ग्लोब पे देखना चाहेंगे भारत किस तरीके से बनता है। तो आओ, तो अब हम देखते हैं कि भाई जो भारत है, चलो एक बार हम यहाँ ग्लोब बनाते हैं। ये रहा एक ग्लोब। पहले हम इस ग्लोब को देखने से पहले कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो ग्लोब को एक लाइन है, इसको बहुत ढंग से पढ़िएगा, ये आपकी बार बार आती रहेंगी। जो ये बिल्कुल एक लाइन जो इसके सेंटर से जाती है, एक लाइन ऐसी है जो इसके सेंटर से जाती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, 0 डिग्री। और इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको हम बोलते हैं, अगर हिंदी की बात करें, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और इसी को बोलते हैं हम इंग्लिश में इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। तो ये इक्वेटर लाइन, तो 0 डिग्री। तो यानी कि जब एक लाइन पूरे ग्लोब के बीच से जाएगी, इट इज इमेजिनरी लाइन, तो ये क्या कहलाती है आपको, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और ये पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। जो ऊपर आया इसको बोलते हैं उत्तर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और जो दक्षिण में रहेगा इसको बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। आज का लेक्चर बस आप इसको ढंग से समझ लीजिए, फिर आगे चीज आपकी आसान हो जाएंगी। दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। बस मैं इतना हेमिस्फेयर लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, सदर्न हेमिस्फेयर। तो जो 2 भागों में बांट रही है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कुछ लाइनें इस तरह से खींची रहती हैं, इस तरह से कुछ लाइनें ड्रॉ रहती हैं। ये जो ये लाइन इस तरीके से चलती हैं और ये ऊपर तक जाती हैं, ये लाइन समझिएगा, ये लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमने जो ड्रॉ की है। तो इन्हीं लाइनों को हम कहते हैं क्या, अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं इनको हम, अक्षांश रेखाएं। आसान भाषा में बोल सकते हैं जो पश्चिम से पूरब को मिलाती है। ये पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है, क्योंकि आपको पता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये क्या होता है, ईस्ट। तो यानी कि जो रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अक्षांश रेखाएं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश, एक मिनट, अक्षांश रेखाएं। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको लैटिट्यूड लाइंस, लैटिट्यूड लाइंस। तो यहां से एक बात समझ में आ गई आपकी कि लैटिट्यूड लाइंस होती क्या है, जो हमेशा वेस्ट से कहां खींची जाती हैं, ईस्ट की ओर खींची जाती है, वो आपकी लैटिट्यूड लाइंस कहलाती है। इतनी बात आपकी क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि भाई जो टोटल लैटिट्यूड लाइंस हैं ये कितनी है, टोटल, पहले हम लिखेंगे टोटल लैटिट्यूड, टोटल यानी कि कुल अक्षांश, कुल अक्षांश। तो समझिएगा ये लाइन ऊपर भी 90 है, 90 लाइन्स ऊपर है और 90 लाइन से नीचे, 90 ऊपर 90 नीचे, यानी कि 180 हो गया। और एक जो इक्वेटर की लाइन है ये भी काउंट होती है, तो यानी कि हम कह सकते हैं ये 90 + 90 + 1, तो यानी कि ये कितनी अक्षांश है कुल हमारे पास, 181 अक्षांश है। लेकिन जैसे हम ये लाइन ऊपर खींचते जाते हैं तो लास्ट में ये लाइन जब इसके पैरेलल चलते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है, यहाँ पर भी एक पॉइंट बन जाता है। तो ये जो है ये आपके अक्षांश कहलाते हैं, लेकिन ये लाइन नहीं होती है, ये यहाँ पर रेखा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, टोटल लैटिट्यूड लाइंस, यहाँ पर हमने एक वर्ड लगाया लाइंस, कुल अक्षांशीय रेखाएं, कुल अक्षांशीय रेखा।
तो कुल अक्षांश से रेखा जब हम देखेंगे तो 181 हो गया, तो लास्ट वाली जो लाइन होती है ये काउंट नहीं होती है लास्ट, क्योंकि ये पॉइंट बन जाता है, ये लैटिट्यूड पॉइंट बन जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 माइनस हो जाते हैं, तो ये होता है 181 माइनस के 2, तो बचेगा कितना 179। तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, आप ढंग से देखेंगे। टोटल लैटिट्यूड कितने हैं 181, और अगर हम बात करेंगे टोटल लैटिट्यूड लाइंस की तो ये क्या होता है, ये होता है 179। अच्छा एक बात और, जो ये 2 लाइन खींची जाती है इसका एक स्केल बनाया गया है, तो दोनों लाइनों के बीच का जो गैप है लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड लाइंस इक्वल्स टू 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, 111 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं बात कर रहा था, आपको मैंने सिर्फ एक वर्ड समझाया लैटिट्यूड लाइंस। मैंने क्या वर्ड समझाया आपको यहां पर, लैटिट्यूड लाइंस होती क्या है, तो आपने देखा। अच्छा ये जो हमारे पास एक 0 डिग्री हमने इक्वेटर लाइन खींची है, ये हमेशा होती है एक आर्टिफिशियल लाइन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो मैं यहां लिख देता हूं इक्वेटर लाइन इज ए आर्टिफिशियल लाइन। इक्वेटर लाइन इज ए आर्टिफिशियल लाइन। हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको कि विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ये एक एक्चुअल लाइन नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि बताइए इक्वेटर लाइन एक कैसी लाइन है, तो इक्वेटर लाइन एक आपकी कैसी लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है या आर्टिफिशियल लाइन है, ठीक है। तो ये हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर के भी बात की, और ये हमने बताया कि किस तरीके से होता है। इसी में थोड़ी सी बात और ऐड करते हैं, और ऐड करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि जब हम जैसे ये हमारे 0 डिग्री है और ऊपर 90 डिग्री तक चलेगा, ये ऊपर कितना है 90 डिग्री है, यहाँ पे नीचे कितना है 90 डिग्री। तो जब हम चलेंगे तो यहाँ पर जैसे ही हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में आएंगे, मान लेते हैं ये है हमारे पास, ये हमारे पास है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, मैं लिख देता हूँ 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो जैसे ही हम 23.5 डिग्री नॉर्थ चलेंगे तो ये जो लाइन होती है ये आपकी कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या कहलाती है आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ये सब चीजें बार बार आती रहेंगी, तो इसलिए हम आज पहले लेक्चर में बिल्कुल बेसिक क्लियर करेंगे कर्क रेखा। और जैसे ही हम 23.5 साउथ में आएंगे, 23.5 डिग्री साउथ में आएंगे, मान लेते हैं 23.5 साउथ ये रहा, मान लेते हैं 23.5 डिग्री साउथ ये रहा, और यहां हम रंग चेंज कर लेते हैं और यहां मैं लिख देता हूं ये आपका 23.5 डिग्री क्या रहा साउथ। तो ये जो लाइन होगी ये आपकी कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको बोलेंगे मकर रेखा, जिसको क्या बोलेंगे मकर रेखा। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो कलर है बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है क्या, है ना। तो यहां से हमने 2 चीज बताई आपको कि जो आप नॉर्थ में जाएंगे 23.5 डिग्री तो आपकी कहलाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। अच्छा कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें हम कैसे याद रखें। देखो जब इंसान को कैंसर होता है तो ऊपर ही जाता है, यानी ऊपर वाली रेखा हमेशा कैंसर मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, कर्क। और कर्क रेखा हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी क्योंकि भारत के कुछ राज्यों से होकर निकलेगी, है ना, भारत के कुछ राज्यों से होकर निकलेगी, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कर्क रेखा। और मकर रेखा होगी 23.5 डिग्री नीचे, ठीक है ना। दूसरी बात एक समझेंगे कि जैसे ही हमने अभी, हालांकि इसको हम बहुत अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको, अक्षांश देशांतर अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन जब अभी इतना जरूरी है मैं आपको समझा रहा हूं, जो इसके बीच का पार्ट होगा ये वाला पार्ट, ये सारा कहलाता है आपका ट्रॉपिकल जोन। क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये आपका कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। सर ये क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है उष्ण कटिबंधीय भाग, यानी कि जहां पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी रेखा में पड़ती है, तो यहां पर हमेशा गर्मी ज्यादा होती है, तो इसको कहलाएंगे ट्रॉपिकल जोन, ठीक है ना। अभी हम 66.5 पे 90 पे नहीं जा रहे, लेकिन ये आपको समझ में आया होगा कि ये इस तरह से डिग्री में बटा हुआ है, और यहां से हमारा एक तरीके से जो लैटिट्यूड मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, लैटिट्यूड आपके बिल्कुल क्लियर होंगे कि जो एक पूरे जो ग्लोब को बीच में से 2 भागों में करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, और इस तरीके से हमने इसमें पूरी बातें आपको बताई। तो जैसे आपका पूरा का पूरा लैटिट्यूड होता है, ऐसे आपका लॉन्गिट्यूड भी होता है। लॉन्गिट्यूड क्या होगा, आओ इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने
लैटिट्यूड पढ़ा, ऐसे हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। देखते हैं इसको, ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा ग्लोब है, ये लीजिए ग्लोब, और इसको अब हम दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। ये आपका ईस्टर्न पार्ट है, या ईस्ट लिख देते हैं इसको, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलेंगे हम पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो ये एक लाइन है जो हमारे पूरे के पूरे ग्लोब को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या? तो अब हम अगर यहाँ की बात करेंगे तो ये जो है 180 है ना, और इसको अगर हम बात करें कहां से निकलते हैं, इसको बोलते हैं GMT लाइन। जब आप अपने मोबाइल का टाइम सेट करते होंगे तो आप देखते होंगे वहां पर एक GMT लिखा आता होगा, तो ये GMT लाइन इसको बना गया है 0 डिग्री को, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीडियन टाइम, ग्रीनविच समय रेखा, ठीक है ना। तो जो भारत की स्थिति है, तो ऐसे ऐसे यहां पर देखो ये लाइन ऐसे चलती है, ये चलती है इस तरीके से, ये ऐसे चलेंगी। तो पहली बार तो इनके बीच में जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो बराबर नहीं होती। आप देखेंगे यहां पर क्या डिस्टेंस कम रहेगा और यहां पर इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, फिर क्या हो जाएगा, कम। इसी तरीके से 180 आपकी ऐसे भी होती है, ये इस तरीके से आपकी ये लाइन होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। ये लाइन क्या कहलाती है, सबसे पहले बात करेंगे तो ये लाइन कहलाती है आपकी लॉन्गिट्यूड, ये लाइन आपकी कहलाएंगी लॉन्गिट्यूड। इसको हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखा। चलिए, तो देशांतर रेखा आपकी, आप कहोगे नॉर्थ से साउथ को मिला रही है, नॉर्थ से साउथ को, वेस्ट से ईस्ट को मिलाती है तो क्या कहलाती है, लैटिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं अक्षांश। और अगर नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहे हैं तो क्या कहलाएंगे आपके, लैटिट्यूड। तो अगर हम देखेंगे ये कुल रेखा कितनी होती है, कुल रेखा कौन सी वाली बात कर रहे हैं हम, देशांतर। कौन सी बात कर रहे हैं हम, देशांतर। तो ये होती है 180 और 180 कितनी होती है, पूरी 360। कितनी होती है बताओ एक बार, ये होती है, एक मिनट का समय दो, तो कितनी होती है, 360 रेखाएं होती हैं लैटिट्यूड, ठीक है ना। क्योंकि ये भी एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है। तो यहाँ पर 361 मत कर दीजिएगा, यहाँ पर 361 नहीं करेंगे, कितना होगा, 360 रेखा, ठीक है ना। 180 ईस्ट में, 180 वेस्ट में, तो कुल कितनी हो जाती है, 360 रेखा हो जाती हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने बात की लैटिट्यूड की, और ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जब आप भारत को देखो तो भारत को देखने के बाद आप अपनी चीज़ों को आराम से समझ पाओ, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं इंडिया की स्थिति कहाँ पर है। तो अगर हम इसका मैप का एक बार प्रयोग करें तो हम यहाँ देखेंगे ग्लोब पर इंडिया कहाँ है ना, दिखा दें एक बार। चलिए, तो कोई ग्लोब का देख लेते हैं, इंडिया की बात करेंगे तो इमेज पे चलते हैं। चलिए, देखो ये रहा एक तरह का ये ग्लोब है, आपको अभी बस केवल मैं समझाने के उद्देश्य से ले रहा हूं, ठीक है ना। अगली बार से आपको पूरा एक प्रॉपर मैं क्या करूंगा, इमेज दूंगा। देखो यहां पे समझने की कोशिश करना, यहां पे समझने की कोशिश करना, मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, देखिए ये जो पूरा ग्लोब है, तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, यहां पर आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ठीक है ना, ये इंडिया का पार्ट है। ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये आपका इंडिया का पार्ट है, और बाकी मुझे अभी कहीं, हाँ देखो आप इससे पहले यहाँ भी देख सकते हो, ये पूरा किसका भाग है, ये इंडिया का भाग है, ठीक है ना। तो सिर्फ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्लोब में इंडिया कैसा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो चलो अब अगर हम बात करें ग्लोब की, तो ग्लोब मान लेते हैं हमारे पास ये था, ये हमारी इक्वेटर लाइन, ये हमारी GMT लाइन, ये हमारी GMT लाइन, और जो भारत की स्थिति है वो लगभग ये स्थिति भारत की है, ठीक है ना। और इसको अगर अच्छा सा बनाना चाहे नक्शा, ये समझ लीजिए, ये भारत की स्थिति यहां पर है, ठीक है ना। अब अगर हम यहां पर बात करें भारत के सापेक्ष में कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्वी पश्चिम, तो आप देखोगे ये नॉर्थ है,
ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो आप कहोगे भारत जो है, इंडिया की जो लोकेशन है, जो भारत की स्थिति है, ये नॉर्थ में है, ये उत्तरी में है, और अगर देखोगे तो जीएमटी से कहां पर है, ये पूरब में है, यानी कि ईस्ट में है। तो यानी कि कहां पर है, पूरब में है। तो हम कह सकते हैं भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि उत्तरी पूर्वी हेमिस्फीयर यानी कि गोलार्ध में स्थित है। तो आपको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, शायद आप समझ पाए होंगे, क्योंकि इतना लेक्चर आपको इसलिए दिया ताकि आप ये, अगर मैं इसको स्टार्टिंग में लिख देता कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो आप नहीं समझ पाते। तो इक्वेटर लाइन के हम ऊपर जाएंगे जैसे ही, तो भारत की यहां पर कोई ना कोई तो क्या होगी, डिग्री होगी जो आपको दर्शाएगी। ऐसे ही भारत का जो नॉर्दर्न पॉइंट होगा, यहां पर भी कोई लाइन होगी, ये भी आपको पॉइंट होगा। ऐसे जब हम वेस्ट में चलेंगे, मतलब इंडिया के सापेक्ष वेस्ट में चलेंगे, तो यहां पर एक लाइन होगी जो गुजरात को टच करती हुई जाएगी, और ऐसे ही यहां पर एक बिंदु होगा जो आपको टच करेगा। तो अब हम इनकी बातें करेंगे, जो भारत के सापेक्ष में जो स्थिति है तो वो कैसी है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक प्लस का साइन बनाता हूं और नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ये हमारा मान लिया जाए, ये हमारा एक इंडिया का मैप है। ये आपका नॉर्थ पॉइंट, ये आपका सदर्न पॉइंट, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट। अभी मैं इंडिया का मैप लेके भी आपको समझाऊंगा, लेकिन आप समझेंगे। तो भारत का जो साउथ में है, आपको पता है लास्ट में भारत की क्या है, तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में भी लास्ट में क्या है, कन्याकुमारी है। क्या है लास्ट में, कन्याकुमारी है। तो भारत का जो पॉइंट स्टार्ट होता है, लैंड की बात कर रहे हैं, भूमि की बात कर रहे हैं, तो भारत का जो मुख्य भूमि बिंदु है वो लगभग आपका 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। कहां से, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये जो बिंदु है ये आपका कहां पर है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आपका है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहां है आपका, ये आपका है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो इसका एक नाम दिया गया है, तो हम कह सकते हैं भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। बोलो है ना। तो यहां पर इसको जो पॉइंट को बोला जाता है, इसको बोलते हैं केप कमोरिन, केप कमोरिन। और इसका एक नाम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, केप कमोरिन। चलिए, लेकिन ये तो भारत का मुख्य बिंदु हो गया, मुख्य भूमि बिंदु, मुख्य भूमि बिंदु, मेन लैंड पॉइंट, मेन लैंड पॉइंट। लेकिन आप देखोगे जब भारत के नक्शे में, तो भारत के नक्शे में आपको देखते ही पता लगेगा कि सर भारत का नक्शा जब हम देख रहे हैं तो यहां पर हमें तो इसके नीचे अंडमान भी दिखाई देता है ना। इंडिया फिजिकल मैप, देखिए अगर हम इंडिया के नक्शे की बात करें, हम इमेज ले लेते हैं सीधा। देखिए ये रहा इंडिया। जैसे आप किसी भी इसमें नक्शे को उठा सकते हैं ना, जैसे हमने इस नक्शे को उठाया यहां पर, और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं समझिएगा। पहली बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, देखो ये इंडिया है। अगर हम इंडिया में बात करते हैं, ये इस पॉइंट की बात करते हैं, तो ये 8 डिग्री, ये 8 डिग्री 4 मिनट पे है ना। ये 8 डिग्री कितने मिनट पे है, 4 मिनट पे है। ये 8 डिग्री 4 मिनट पे है। लेकिन आप देख रहे हो ना ये हिस्सा, ये तो हो गया कौन सा, ये हो गया श्रीलंका। लेकिन आप जैसे ये पॉइंट्स देख रहे हो ना, ये पॉइंट जब देखोगे तो ये आपको नजर आएगा ये भारत का अंडमान है। तो यहां पर इसके नीचे जो पॉइंट है भारत का वो कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन ये जो है समुद्र में स्थित है, तो इसको हमने वहां पर लैंड पॉइंट इसे लिखा है। भारत की जो मुख्य भूमि स्टार्ट होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगी, लेकिन भारत का अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट माने वाटर बाउंड्री के साथ, तो कितना होगा, 6 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है ना। तो दोनों में आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, दोनों में कोई भी कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो अब हम लिख सकते हैं कि अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो वो कितना होगा, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। ये बिंदु कहां पर है, समुद्र में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये समुद्र में स्थित है। और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु किस नाम से जाना जाएगा, इंदिरा पॉइंट से। लेकिन लैंड जो होगी, मेन लैंड भूमि होगी, वो कन्याकुमारी, नाम क्या होगा उसका, केप कमोरिन। और ये 8 डिग्री 4 मिनट से है, जबकि भारत स्टार्ट होता है 6 डिग्री 4 मिनट से। जब हम साउथ में जाएंगे तो साउथ में सबसे ऊपर पता है आपको, यहां पर क्या पड़ेगा, लद्दाख। क्या पड़ेगा, लद्दाख। अच्छा यहाँ पे नॉर्थ भी लिख देता हूं, है ना। यहाँ पे मैं नॉर्थ भी लिखूंगा ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यानी कि हम कह सकते हैं भारत के शुरुआती बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है।
या 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में ही जाता है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में जाता है। तो हम कह सकते हैं भारत का जो एक्सपेंशन है, मैं इसको आसान भाषा में लिखूंगा, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, क्योंकि हम यहां पर ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं तो वहां पे ऑप्शन में आपको साउथ दे देगा, कहीं भी लिख के यहां साउथ कर देगा आपको कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन भारत नॉर्थ से नॉर्थ तक है, ठीक है ना। और जो भारत में लद्दाख का सबसे उत्तरी बिंदु है, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं इसको? इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल, तो इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। चलिए, ऐसे ही जब हम आएंगे वेस्ट पार्ट में, तो भारत, अब आपको मैंने आपको बताया था अगर ये हमारा मैप है तो भारत यहां से स्टार्ट है, बोलो है ना। तो भारत तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्ट में है, तो हम यहां पर ईस्ट ही लिखना पड़ेगा। तो भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो भारत का पश्चिम बिंदु है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन विद ग्लोब। हम यहां पर ग्लोब के हिसाब से बात करना चाह रहे हैं, तो ग्लोब में भारत की स्थिति ये है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, है ना। तो ये हमारा गुजरात जो है, हमारा जो गुजरात राज्य है भारत का, तो भारत के गुजरात राज्य में एक पॉइंट पड़ता है, कहीं पर गोर मोती लिखा है, कहीं पर गुहार मोती लिखा है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको, गुहार मोती या गोर मोती। तो ये आपका सबसे भारत का वेस्टर्न पॉइंट हो जाता है। और जब हम चलेंगे भारत के ईस्ट की तरफ, तो भारत का जो ईस्ट है आपको पता है सबसे ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश में गांव पड़ता है जिसका नाम है किबथू। तो किबथू को लास्ट पॉइंट माना जाता है, और जो किबथू का जो पॉइंट होता है वो होता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ध्यान रखेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, पूरब में, पूर्वी, क्या होगा? पूर्वी। और यहां पर क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है किबथू। किबथू, तो किबथू आपका पड़ता है भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट। तो हम मोटा मोटा सा कह सकते हैं कि अगर हम इस वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, तो लगभग 30 डिग्री, कितना डिग्री? 30 डिग्री भारत का वेस्ट से ईस्ट एक्सपेंशन है। कितना डिग्री? 30 डिग्री, 30 डिग्री। आपने सुना होगा कि भाई भारत का जो समय है वो लंदन से आगे चलता है 5.5 घंटे, क्योंकि लंदन में से ही ग्रीनविच शहर है जहां 0 डिग्री निकलती है। आप कहोगे सर यहाँ तो 68 डिग्री है, 68 डिग्री भारत उससे आगे है। तो आपको पता है जब 1 डिग्री का अंतर आता है, कितने डिग्री का अंतर आता है? 1 डिग्री का जब अंतर आता है तो जो समय होता है वो कितने मिनट आगे जाता है? बताओ, मुझे बताओ। जब 1 डिग्री का, 1 मिनट का सोचो, 1 मिनट में अगर अंतर आएगा तो 1 मिनट में 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर होता है? पता है कुछ, या इसके बारे में भी डिस्कस ना करें? चलो कर ही लेते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। चलो मैं बता देता हूं, हालांकि मैं बाद में बात करेंगे। 1 डिग्री का अंतर आएगा तो मिनट में कितना अंतर आएगा? 4 मिनट का। तो इसलिए देखेंगे, जब भारत को देखेंगे, भारत के एक्सपेंशन में यहां से लगाकर यहां तक लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट का अंतर होगा। तो भारत का जो समय होगा, क्योंकि सबसे पहले सूरज निकलता है ईस्ट में, तो जब ईस्ट काल 6 बज रहा होगा, कितना बज रहा होगा? 6, तो ये टाइम आपको क्या मिलेगा? आगे मिलेगा। क्या मिलेगा? आगे मिलेगा। ये टाइम कहां मिलेगा? पीछे मिलेगा। और जैसे जैसे हम भारत की तरफ बढ़ेंगे इसके सापेक्ष में, इस ग्रीनविच के टाइम में, तो इसका टाइम मिलेगा आगे। जैसे ही हम यहाँ पर 68 डिग्री की बात करेंगे तो 68 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 8 चौक 32, 3 6 चौक 24, 5 26, 27, तो ये 272 मिनट होगा। और जब आप इसको भाग करेंगे 60 से तो लगभग 5 घंटे के आसपास आएगा, लगभग 5 घंटे के आसपास आएगा। तो इसलिए कहा जाता है भारत का समय वहां से इतना आगे चलता है, ठीक है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, बस मेरा बताने का मतलब ये था, यहाँ पे जल्दी सवेरा होगा तो यहाँ पर लेट सवेरा होगा, ठीक है। यहाँ पर दिन जल्दी छिपेगा तो यहाँ पर दिन भी लेट ही छिपेगा, ठीक है ना। तो ये 2 घंटे का आपका अंतर यहाँ पे आ जाता है। चलो खैर, तो मैं कह सकता हूँ भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लगाकर 97 डिग्री 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक इसका विस्तार है। तो इतनी बात आप समझ में आ गई क्या? इतनी बातों में कोई दिक्कत यहाँ पर आपका होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं कुछ पॉइंट आपको लिखवाऊंगा। यहाँ पर लिखेंगे भारत का मुख्य भूमि बिंदु मेन लैंड पॉइंट, मेन
लैंड पॉइंट लिखेंगे। मुख्य भूमि बिंदु नाम लिखेंगे केप कमोरिन। केप कमोरिन हिंदी इंग्लिश में सेम है बिल्कुल। और अगर हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट बना के लिखेंगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। मुख्य यहाँ पे एक वर्ड और भी लगा सकते हैं आप, दक्षिणी, क्योंकि भारत यूज कर लिया हमने। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मोस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, जो हमने बताया आपको 6 डिग्री 4 मिनट पर है। ओफो 6 डिग्री 4 मिनट पर है और इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना। इसको आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट। इसको ही बोल देते हैं पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। तो इसी के बहुत सारे नाम है, पिगमेलियन पॉइंट। और एक लाहौर चिंग भी इसको बोल देते हैं, लाहौर चिंग पॉइंट। तो ये सब पॉइंट बोले जाते हैं भारत के जो मोस्ट सदर्न पॉइंट है उसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ की बात इतनी हो जाती है आपकी क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, जैसे ये तो हमने कहाँ लिखाया, केप कमोरिन कहाँ पर आपका, तमिलनाडु में है। तो अगर हम मोस्ट सदर्न पॉइंट की बात करेंगे तो ये पॉइंट जो है आपका, जो आपने अंडमान निकोबार पढ़ा है उसमें भी जो ग्रेट निकोबार है, ठीक है ना, आइलैंड्स में पढ़ाएंगे, जो हमारा ग्रेट निकोबार, तो ये आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो यहां से हमने लोकेशन के बारे में बात थोड़ी सी की कि बताइए भारत का जो नदर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट क्या है, तो मैंने आपको सब बताया। अच्छा, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है, और जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो अगर भारत से नॉर्थ से आपको साउथ जाना है, अगर भारत के आप कह सकते हैं इंदिरा कोल से लगाकर आपको जाना है कहाँ तक, आपको जाना है 8 डिग्री 6 मिनट तक। अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ से तक जो दूरी नापनी पड़ेगी वो नापनी पड़ेगी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, ये हम बात कर रहे हैं 8 डिग्री 6 मिनट से। और अगर आप चलते हैं वेस्ट से लगाकर ईस्ट तक, यानी कि गुजरात से लगाकर किब्थू तक, गोरमाता से लगाकर किब्थू तक, तो आपको चलनी पड़ेगी 2933 किलोमीटर। तो इतनी आपको चलनी पड़ेगी यहाँ पर आपकी दूरी, ठीक है ना। तो अगर आज हम इतना लेक्चर रखेंगे, अभी हम इसकी बाउंड्री वगैरह के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। तो आज हमने जितना पढ़ा उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। पहली बात तो आज हमने पढ़ा कि हमारा जो ये कोर्स चलेगा ये किस किस को बताएगा। फिर ज्योग्राफी क्या होती है, जियो प्लस ग्राफिया, इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद हमने जो हमारा सिलेबस था पूरा पूरा इसके वर्णन की बात की है। इसके बाद हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की बात की कि भारत की लोकेशन ग्लोब पर क्या है, किस तरीके से बात की जाएगी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, तो मैं सब बच्चों से यही चाहूँगा इस स्लाइड को आप 2-3 बार देख लें, क्योंकि आपका ये एग्जाम में बेहद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ज्योग्राफी समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसे मैंने आपको पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर समझाने की कोशिश की है। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये हमारा रहेगा पूरा का पूरा किसका पार्ट, ये लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाओं का पार्ट रहेगा, ठीक है ना। ये पूरा देशांतर की स्लाइड हो गई है। इसके बाद ये हमने बताया कि भारत किस तरीके से स्थित, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी आपके लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैंने लिख दिया, ये आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसके बाद आप चलेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि इसके मुख्य भूमि बिंदु क्या है, और यहाँ पर हमने इसकी लंबाई लिखाई है, तो वेस्ट से ईस्ट कितनी है और नॉर्थ से ईस्ट कितनी है। तो आई थिंक आपको सबको मज़ा आया होगा लेक्चर को पढ़ने में, ठीक है ना। मैंने अच्छे समझाने की कोशिश की। तो अभी तो ये 1-2 लेक्चर आपको, 2-3 लेक्चर आपको हम यूट्यूब पे भी देंगे, ठीक है ना। हमारी मार्स एकेडमी की एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना, तो आपको उसको जाकर डाउनलोड कर लेना है, तो ये आपको ऑल वीडियोज़ में वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद एक नया ग्रुप आपको टेलीग्राम का दिया जाएगा, जिसमें आपकी स्लाइड्स वगैरह सब आपको शेयर कर दी जाएंगी, इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेंगे, वो आपको हम कल दे देंगे। उसके बाद
आपको अपनी कॉपी जरूर बनानी है। बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे लिख नहीं पाता, मैं आपको समझाता हूँ चीज़ों को, ठीक है ना, तो वो आपको समझ में आनी चाहिए और उम्मीद करता हूँ आपको सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और इस जर्नी को हम बहुत आगे तक बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बस आपसे यही है कि आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए, पढ़िए और क्वेश्चन जरूर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमें सफलता जरूर हासिल होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।